तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है मुख्य तौर पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के नाम पर ही इसका क्या उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही इस मैदानी संरचना का क्या हुआ है, सर्वाधिक निर्माण हुआ है, जिसको हम गंगा के मैदान भी कहते हैं या गंगा के मैदान के नाम से भी आप जानते हो। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये आरओ के पेपर में चूंकि यूपी स्पेशल से संबंधित चीजें भी रहती है तो उस हिसाब से आप देखोगे तो गंगा नदी तंत्र अपने आप में और अधिक क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर पूरा डायग्राम ड्रॉ करूंगी। कल जैसे हमने सिंधु नदी तंत्र को डायग्राम के हिसाब से देखा था, डायग्राम के हिसाब से पढ़ा था, वैसे ही आज हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें मुझे जो जो लगते जाएगा वो मैं यहीं पर लिखवा दूंगी, नोट करवा दूंगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा, है ना। और देखो यहाँ पर ये डायग्राम में थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी, बाद में मैं डायग्राम की पिक भेज दूंगी, तो जहाँ जो चीज छूटेगी वहां पर मिला लेना, है ना। यहाँ पर देखते चलो, देखो गंगा नदी पहले गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है। क्यों नहीं जानी जाती है? क्योंकि जब दो धाराएं मिलती है, एक अलकनंदा की और एक भागीरथी की, जब अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है तब हम इसको किसके नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। गुड इवनिंग संजय जी, है ना। किसके नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से। तो उससे पहले यानी कि गंगा की गंगा बनने से पहले इसमें अन्य कई सहायक नदियां भी क्या करती है, आकर के मिलती है। तो सबसे पहले हम इसकी भागीरथी और अलकनंदा का उद्गम कराएंगे। ठीक है, भागीरथी नदी जो है आपकी, भागीरथी नदी का उद्गम होता है आपकी गंगोत्री हिमानी से। कहां से, गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी से बनाते चलना है साथ में, है ना। भागीरथी का उद्गम कहां से होता है, तो गंगोत्री हिमानी से। बहा तो गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी, भागीरथी नदी। ठीक है, हमने प्रवाहित करा दिए। इसको जो गंगोत्री हिमानी है इसको गोमुख भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरी जो है, एक है आपकी अलकनंदा, और अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, संतोपत हिमानी से। अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है, तो अलकनंदा का उद्गम होता है संतोपत हिमानी से, संतोपत हिमानी से, हिमानी से। ठीक है, संतोपत हिमानी के पास ही या अलकनंदा के उद्गम के पास ही जो आप बद्रीनाथ, जिसको जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है, वो पड़ता है। यानी कि जो संतोपत हिमानी है या अलकनंदा का जो मुख्य है वो किसके पास है, यहाँ का उद्गम स्थल किसके पास है, बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ। तो अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि बद्रीनाथ किस नदी के पास या किस नदी के उद्गम स्रोत के पास अवस्थित है, तो अलकनंदा के पास अवस्थित है। ठीक है, तो हमने 2 धाराएं निकाल दी, एक किसकी है, एक है भागीरथी की, भागीरथी की, और एक किसकी है, एक है अलकनंदा, अलकनंदा की। ये दोनों धाराएं मिलेंगी तब जाके हम गंगा को क्या कहेंगे, गंगा। लेकिन इन दोनों धाराओं के मिलने से पहले ये जो आपकी अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी में भी कई छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण नदी को ही हम देखेंगे। इसके अलावा जो अलकनंदा नदी है इसमें बाएं और दाएं तट से नदियां आकर के मिलती है। कैसे कैसे मिलती है देखते जाना एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले इसके उद्गम होने के बाद इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, धौली गंगा के नाम से। किसके नाम से, धौली गंगा के नाम से। जब धौली गंगा अलकनंदा में आकर के मिलती है चमोली जिले के पास, जब ये दोनों का संगम होता है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर मैं लिखते जा रही हूँ साइड में, आप लोग साइड में उसको लिखते भी जाया करिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग वीरेंद्र कुमार, है ना। अलकनंदा, अलकनंदा से जब कौन मिल रही है, अलकनंदा से मिल रही है धौली गंगा। कौन मिल रही है, धौली गंगा। तो जब अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो प्रयाग बन रहा है। कौन सा प्रयाग बन रहा है, विष्णु प्रयाग बन रहा है, विष्णु प्रयाग। इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है, प्रयाग का अर्थ ही होता है संगम। ठीक है, तो अलकनंदा और धौली गंगा, जब धौली गंगा अलकनंदा से आकर के जब मिल रही है, कहाँ मिल रही है, चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में ही मिलती है। ठीक है, क्या बनाती है, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा के बाद इसमें आकर के मिलती है नंदाकिनी। कौन सी नदी आकर के मिलती है, नंदाकिनी,
नंदाकिनी। और नंदाकिनी जो नदी है ये भी कहाँ पर आकर के मिलती है, चामोली जिले में। तो जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं, अलकनंदा और कौन मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, तो कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। ठीक है, साइड में लिखते जाइएगा, कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। इसके बाद इसमें आकर के मिलती है पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। और जब पिंडार नदी इसमें आकर के मिलती है तो इन दोनों के संगम से बनता है कर्ण प्रयाग। तो अलकनंदा, अलकनंदा और कौन सी मिल रही है, पिंडार। पिंडार क्या बना रही है, क्या बन रहा है, कौन सा संगम बन रहा है, तो कर्ण संगम या कर्ण प्रयाग इससे क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो ये है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा के बाएं तट से धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, ये तीन नदियां आकर के मिल रही है। जबकि इसके दाएं तट से, जबकि इसके दाएं तट से एक आकर के मिलेगी जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी किसमें आकर के मिल रही है, अलकनंदा नदी में आकर के मिल रही है इसके दाएं तट से। और ये जो मंदाकिनी नदी है, इस मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास, यानी मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास कौन सा मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है। ठीक है, केदारनाथ का मंदिर है। यहाँ पर ऐसे मंदिर का साइन बना देते हैं, है ना। तो जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं तब कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा ये कई बार पूछा जाता है ना, और मंदाकिनी के मिलने से, मंदाकिनी के मिलने से कौन सा संगम बनता है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये चारों प्रयाग लिख लेना। ठीक है, इतनी बात हो गई है। इसके बाद आगे ये जो आपकी अभी यहीं तक रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद जो ये भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी में एक नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी आकर के मिलती है, भिलांगना। कौन सी नदी आकर के मिलती है, भिलांगना नदी। ठीक है, और ये भिलांगना नदी किसके लिए फेमस है, भिलांगना और भागीरथी के संगम पर ही क्या बनाया गया है, टिहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी और अलकनंदा के, सॉरी, भिलांगना और अलकनंदा के संगम पर ही क्या बनाया गया है, तो आपका टिहरी बांध बनाया गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, देखो अलकनंद प्रयाग भी बनेगा आपका कहाँ पर, चामोली जिले में, चामोली जिले में। ठीक है, उसके बाद जो अलग आपका जो कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग है, ये दोनों गढ़वाल जिले में बनते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में ये दोनों प्रयाग आपको देखने को मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी प्रयाग बन रहे हैं इसमें से जो चार प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग भी जो बनेगा, जिस जो कि आपका किसका है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम, इसके बाद ही गंगा को हम क्या कहने लगेंगे, गंगा। तो इसको भी मिला देते हैं पहले। ये सभी प्रयाग आपके कहाँ पर बनते हैं, उत्तराखंड में। हम इन दोनों को भी मिला दो। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा देव प्रयाग। तो इसको लिख लो, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और कौन आपकी, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो कौन सा बनता है, देव प्रयाग बनता है। क्या बनता है, देव प्रयाग बनता है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद ये नदी देव प्रयाग बनाने के बाद यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा ऋषिकेश। क्या मिल जाएगा, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद ये आगे बढ़ेगी और कहां पर प्रवेश करेगी, हरिद्वार। हरिद्वार मिल जाएगा फिर इसको। ठीक है, क्या मिल जाएगा, हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद ही ये कहां प्रवेश कर जाएगी, तो हरिद्वार के बाद ये मैदानी भागों में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। अब पहले इतना बताओ, इतनी चीजें लिख ली है क्या आप लोगों ने, अगर इतनी चीजें लिख ली हो तो फिर मैं इसको मिटाऊं, क्योंकि अब मैप आगे बढ़ेगा आपका। लिखावट तो अब इतना डार्क, इतना सारा इंक डाली हूँ आज मैंने लिखावट से ही दिखने के लिए,
मैं आपको बताऊं, वाईफाई 2 दिन से, यानी शनिवार के दिन भी मैंने आपको बताई थी वाईफाई की समस्या चल रही थी। उस दिन से जो वाईफाई बंद है, आज तक अभी भी वाईफाई नहीं बना है। बहुत परेशान है हम लोग। हो सकता है इसी वजह से थोड़ा ब्लर आ रहा हो, नेटवर्क की वजह से। थोड़ा एडजस्ट करो, समझने का प्रयास करो। मैप मैं आप लोगों को क्लास के बाद भेज दूंगी, ठीक है। अब हम तो इतना फोन लगाए हैं दिन भर से, कर रहा हूँ। उसने भी बोला हो सकता है कोई मेजर समस्या होगी, इसलिए वो नहीं कर पा रहा होगा, है ना। साफ नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क की वजह से हो सकता है, हो रही हो समस्या, है ना। ये तरफ भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। नहीं, अभी अपने तरफ से होगी। देखो चलो, हरिद्वार के पास गंगा कहाँ प्रवेश कर जाएगी? मैदानी भागों में। जब हरिद्वार के पास गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो यूपी का एक जिला उसको मिलता है जिसको कहते हैं सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर हरिद्वार के बाद क्या मिल जाएगा इसको? तो हरिद्वार के बाद इसको मिल जाएगा सहारनपुर, ठीक है। उसके बाद इसके बाएं तट से इसमें एक नदी आकर के मिलेगी जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? राम गंगा नदी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? राम गंगा नदी, ठीक है। और ये जो राम गंगा नदी है, इसका जो उद्गम होता है हिमालयी श्रेणियों से ही होता है। हिमालयी श्रेणियों से ही इसका क्या होता है? उद्गम होता है। हिमालयी श्रेणियों में जो जो ग्लेशियर मौजूद है उन्हीं से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये जो राम गंगा नदी है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में ये कन्नौज में आकर के मिलती है। कहाँ पर मिलती है? यूपी में राम गंगा नदी कहाँ आकर के मिलेगी? कन्नौज में आकर के मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो गंगा नदी है आपकी, ये पुनः क्या करती है? लहराते बलखाते हुए आगे जाती है, ठीक। आगे जाने के बाद इसके दाएं तट से इधर पे है आपका क्या? तो यहाँ पर है आपकी बंदरपूछ हिमानी यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद, या इसी को और क्या कहा जाता है? बंदरपूछ हिमानी। बंदरपूछ हिमानी। इधर दाएं तट से बंदरपूछ हिमानी से यमुना नदी निकलते हुए मैदानी भागों में आती है और इलाहाबाद के पास, कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के किससे संगम करती है? तो आपकी गंगा नदी के साथ क्या करती है? संगम करती है। यमुना नदी निकलती है आपकी उत्तराखंड के बंदरपूछ हिमानी यमुनोत्री के पास से। उसके बाद कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में बहता है। उसके बाद ये प्रवेश करती है दिल्ली में। ये प्रवेश कहाँ कर जाती है? दिल्ली में। दिल्ली के बाद इसको मिल जाता है मथुरा। दिल्ली के बाद इसको क्या मिल जाता है? मथुरा। मेन हम बात बता रहे। मथुरा के बाद इसको क्या मिल जाता है? आगरा, ठीक। आगरा। फिर ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर इसको मिलता है इटावा, और इटावा के बाद फिर ये आगे बढ़ती है तो इसको मिलता है कालपी। कालपी। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है तो इसको मिलता है हमीरपुर। हमीरपुर। और हमीरपुर के बाद इसको क्या मिल जाता है? तो इसको मिल जाता है बांदा, ठीक है। अब ये मुख्य मुख्य नाम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर नदियां क्या करेगी? आके संगम करेगी। अब ये तीन तो नाम ऐसे लिखा दिए। देखो, इटावा पे, इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से इटावा के पास आके संगम करने वाली एक मुख्य नदी है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? चंबल के नाम से। देखो, चंबल जो है वो निकलती है जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? जानापाव पहाड़ी। ये जानापाव पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर से चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से उद्गमित होते हुए उत्तर की ओर बहते हुए इटावा के पास किसमें आकर के मिलती है? तो ये आकर के मिलती है यमुना नदी में। कौन सी नदी है? नाम लिख लो, चंबल नदी। चंबल नदी, ठीक है। चंबल की कई अन्य सहायक है, जैसे राजस्थान से आकर के इसमें मिलेगी बनास। राजस्थान से आकर के इसमें मिलेगी बनास नदी। इसके
है, मध्य प्रदेश में ही या मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से ही इसमें आकर के मिलेगी क्षिप्रा। जो क्षिप्रा नदी है, जो क्षिप्रा नदी है ये इसलिए प्रसिद्ध है, आपने उज्जैन महाकाल का नाम सुना ही होगा, ठीक है। जो महाकाल मंदिर है जो उज्जैन है वो किसके किनारे बसा हुआ है, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्षिप्रा नदी की एक और महत्ता है कि यहाँ पर सिंहस्थ प्रत्येक 12 वर्ष में एक सिंहस्थ मेले का भी क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो क्षिप्रा जो है वो किसके तट पर बसी हुई है, क्षिप्रा के तट पर क्या बसा हुआ है, महाकाल मंदिर, ठीक है। कहाँ पर, उज्जैन में। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है, सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, ठीक। इसके बाद क्षिप्रा के बाद मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से ही इसमें आकर के मिलती है कौन सी, काली सिंध। कौन सी आकर के मिलती है, काली सिंध नदी। और काली सिंध के बाद इसमें एक और मुख्य नदी आकर के मिलती है जिसको किसके नाम से जानते हैं, पार्वती के नाम से जानते हैं। तो ये चार ही, और भी कई नदियां हैं लेकिन ये चार मुख्य नदी कौन कौन सी, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये सब कहाँ आकर के मिलती है, चंबल में। अभी चंबल की सहायक नदी देख रहे, ठीक है। और जो चंबल है किसमें जाकर के मिलती है, इटावा के पास यमुना नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। अब चंबल के अलावा मध्य प्रदेश के रायसेन से, कहां से, रायसेन से, रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन के कुमरा गांव विंध्यन पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ी, ठीक है। रायसेन के कुमरा गांव विंध्यन पहाड़ी या विंध्याचल पहाड़ी से आपकी निकलती है बेतवा नदी। और बेतवा नदी आपकी हमीरपुर में, हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास जो बेतवा नदी है वो आकर के क्या कर लेती है, संगम कर लेती है, ठीक है। याद रखना। अच्छा, ये जो बेतवा है, केन बेतवा जो लिंक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी पढ़ना है लेकिन वो बाद में, लास्ट में देखेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देना बस, है ना। बेतवा नदी रायसेन, मध्य प्रदेश में रायसेन की कुमरा गांव विंध्यन पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से हमीरपुर के पास आकर के क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। इससे पहले, अच्छा एक और याद यहाँ रखना, बेतवा से पहले, कालपी में तो नहीं लेकिन इसके आसपास, बेतवा से पहले इसमें एक सिंध नामक नदी आकर के मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी, सिंध नदी। ये भी कहां से निकलती है, ये भी जो आपके मध्य प्रदेश के जो उत्तरी पठारी क्षेत्र है वहां से निकलती है आपकी सिंध नदी। शिवपुरी के पास से, जहां तक थोड़ा थोड़ा अनुमान है मुझे, शिवपुरी के पास से आपकी निकलती है सिंध नदी और उसके बाद ये यमुना नदी में आकर के क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। तो चंबल हो गई पहले, एक हो गई सिंध। देखो एक काली सिंध है, काली सिंध चंबल की सहायक है और सिंध किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, ठीक है। सिंध के बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन से निकलती है, हमीरपुर के पास आकर के मिलती है। बेतवा की एक नदी है सहायक नदी, धसान, ठीक है। धसान, बेतवा की एक मुख्य सहायक नदी है धसान, ठीक है। बेतवा नदी के बाद आपकी कैमूर श्रेणी से, सॉरी, बेतवा नदी के बाद आपकी कटनी से, कटनी से, कहां से, कटनी से। कटनी कहाँ पड़ता है, जबलपुर के पास, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। कटनी में भी विंध्याचल की पहाड़ियां मौजूद है और कटनी में जो ये विंध्याचल पहाड़ी मौजूद है यहाँ से एक मुख्य नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, केन। और ये जो केन नदी है ये उत्तर प्रदेश में बांदा के पास आकर के क्या करती है, केन नदी उत्तर प्रदेश में बांदा के पास आकर के क्या कर लेती है, संगम कर लेती है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद, अच्छा, इतनी ही जो नदी है आपकी यमुना की, कई बार क्रम पूछ लेता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, अधिकतर इन चार नदियों के क्रम आपसे पूछे गए हैं कि यमुना नदी में यमुना की सहायक नदियों के क्रम पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम बताएं। तो अगर कभी पश्चिम से पूर्व यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो याद रखना, पहले कौन सी मिल रही है, चंबल, फिर कौन सी मिल रही है, सिंध, फिर कौन सी मिल रही है, बेतवा, और फिर कौन सी मिल रही है, केन नदी, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसको बाद में पढ़ेंगे, यही से दोनों समानांतर बहती, इसलिए यहाँ पर लिंक परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण भी किया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ तक, ये बताओ। चलो, हो गया। अब
अब नदी को हम क्या करेंगे, गंगा नदी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, गंगा नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, अब देखो, अब यमुना नदी के गंगा में मिलने के बाद इसके बाएं तट से, यमुना नदी के गंगा में मिलने के बाद इसके बाएं तट से इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसको वरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आपकी वरुणा नदी है ये बनारस के पास आकर के गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? बनारस के पास आकर के गंगा नदी में मिलती है आपकी कौन सी? तो वरुणा नदी। वरुणा नदी के बाद एक नदी है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और जिसका नाम भी आपने सुना होगा, इसको जानते हो आप गोमती नदी के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? गोमती नदी के नाम से। और ये जो गोमती नदी है ये आपके पीलीभीत जिले, कहाँ पर? पीलीभीत जिला माधो टांडा है ना, माधो टांडा के पास पीलीभीत जिले में एक फूलर झील है। फूलर झील, इस फूलर झील के पास से इस मैदानी भाग से आपसे कई बार ये भी पूछा जाएगा कि गंगा की सहायकों में से एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भागों से निकलकर आके मिलती है, तो वो कौन सी नदी है? आपकी गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत जिले माधो टांडा के पास फूलर झील से निकलती है और किसमें आकर के मिलती है? गंगा में। गोमती नदी गंगा में कहां पर आकर के मिलती है? तो ये आपको आकर के मिलती है गाजीपुर के पास। कहां पर मिलती है? गाजीपुर। कहां पर मिलती है? गाजीपुर। गाजीपुर के पास गोमती नदी गंगा में आकर के क्या कराती है? संगम कराती है। इसके तट पर दो मुख्य शहर अवस्थित है। कौन कौन से अवस्थित है? एक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जिसको जौनपुर के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जिसको किस नाम से जाना जाता है? जौनपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद इसमें आकर के मिलेगी घाघरा। देखो, घाघरा की कहानी थोड़ी सी दूसरी है, देखना। यहाँ पर जो घाघरा नदी है, तीन नदियों का संगम है मुख्य तौर पर देखा जाए। एक है आपकी सरयू नदी। ठीक है, ये जो सरयू यानी कि घाघरा को पहले सरयू के नाम से यानी सरयू की धारा के रूप में घाघरा का क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये सरयू की धारा के रूप में निकलती है, पहली बात। ठीक है, यहीं से एक शारदा नदी जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, शारदा नदी जिसको किस नाम से? काली नदी के भी नाम से जाना जाता है, इसका भी उद्गम होता है। काली नदी या शारदा नदी और सरयू, ये दोनों काली नदी और शारदा या शारदा नदी और घाघरा नदी ये आपको बहराइच के पास मिलेगी। ये दोनों आकर के कहाँ मिलती है? सरयू और शारदा का संगम कहाँ पर होता है? बहराइच बहरामपुर के पास। ठीक है, बहराइच बहरामपुर के पास। इसके बाद यहीं पर एक और नदी का उद्गम होता है जिसको हम कहते हैं राप्ती नदी। और ये जो राप्ती नदी है, इस राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? गोरखपुर अवस्थित है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? गोरखपुर। जब ये शारदा और सरयू की धारा किसमें मिलती है? राप्ती में आकर के मिलती है, तब इस संपूर्ण यानी इन तीनों धाराओं को क्या नाम दे दिया जाता है? एक नाम, और वो एक नाम क्या है? घाघरा। देखो, यहाँ पर शारदा और सरयू नदी दोनों जो आपस में मिली हुई है ये, और आपकी कौन सी? राप्ती नदी, ये दोनों आपको कहां पर मिलेगी? देवरिया के पास। ये देवरिया के पास आपस में क्या करती है? संगम करती। बात समझ में आई? देखो, बात समझ में आई? यहाँ मैं लिख रही हूँ, उसको लिख लेना आप लोग, है ना। देखो, उसको लिख लेना। क्या लिखोगे? शारदा प्लस कौन सी नदी संगम कर रही है? सरयू को ही क्या कहा जाता है? घाघरा। ये दोनों कहाँ मिल रही है? बहराइच के पास। ठीक है, दूसरा लिख लेना। यहाँ पर दूसरा क्या लिख लोगे? राप्ती। अब इन दोनों को सम्मिलित धारा को क्या कहने लगे? घाघरा। अब राप्ती प्लस क्या लिखोगे? घाघरा नदी। ठीक है, ये कहाँ पे मिल रही है? तो ये मिल रही है देवरिया के पास। कहाँ पर मिल रही है? तो ये मिल रही है देवरिया के पास। ठीक है, सरयू नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? लखीमपुर खीरी के आसपास से ये सभी नदियों का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोरखपुर शहर किसके किनारे बसा हुआ है, राप्ती। गोरखपुर बसा हुआ है, किसके किनारे बसा हुआ है, किसके किनारे बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, अब ये पूरी जो सम्मिलित धाराएं हैं ये कहाँ आएगी, ये आएगी आपकी बिहार में प्रवेश कर जाएगी। और बिहार में ये आपके दानापुर के पास, दानापुर के पास, सॉरी सोनपुर लिखो, सोनपुर है ना, दानापुर नहीं, सोनपुर के पास ये आकर के क्या कर ले जाएगी, संगम कर ले जाएगी। ठीक है, इतना लिख लिए, बताओ इतना लिख लिए क्या, बताओ। अब आगे बढ़ाओ, फिर से इसको मिटा रही मैं, है ना। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ा दे थोड़ी नदी, चलो बढ़ा दी आगे। ठीक है, इसके बाद नेपाल से एक नदी आकर के मिलती है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, गंडक। कहाँ से आई, नेपाल से आई। किसके नाम, कौन सी नदी है, गंडक नदी। ठीक है, ये जो गंडक नदी है इसके किनारे चंपारण, बिहार का चंपारण शहर अवस्थित है। ठीक है, बिहार का चंपारण शहर किस नदी के किनारे, गंडक नदी के। और ये जो गंडक है, ये जो गंडक नदी है, एक मिनट, ये जो गंडक नदी है ये भी आपकी सोनपुर के आसपास ही आकर के मिलती है। ठीक है, गंडक नदी भी आपकी कहाँ आकर के मिलती है, गंगा में, तो सोनपुर के आसपास ही मिलती है। ठीक, इसके बाद आ जाएगी बूढ़ी गंडक। ठीक है, और ये जो आपकी बूढ़ी गंडक नदी है ये बिहार के खगड़िया के पास, बिहार के खगड़िया के पास इसमें क्या मिलती है, आकर के मिलती है। इसके बाद इसमें मिलती है कोसी नदी। कौन सी नदी आकर के मिलती है, इसमें मिलती है कोसी नदी। देखो, कोसी नदी अलग अलग धाराओं में आकर के मिलती है, मतलब जैसे कि आप देख पाएंगे एक है आपकी सन कोसी, एक है आपकी तप्त कोसी। ठीक है, लिख लेना, सनकोसी, सप्तकोसी, अरुण तमुर, सनकोसी, सप्तकोसी, अरुण तमुर। ये सब धाराएं जब ये देखो निकलती माउंट एवरेस्ट से है, बहुत सारी धाराओं में निकलती है, लगभग 7-8 धाराओं में निकलती है। ये सभी धाराएं जब आपस में मिलती है तो ये क्या बन जाती है, कोसी नदी। और कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शुक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ओवरफ्लो होकर के बहने लग जाती है, क्योंकि इतनी सारी धाराओं का जल लेकर जब चलेगी तो स्वाभाविक तौर पर मैदानी भागों में जब पहुंचेगी तो जल की अधिकता होने के कारण ये क्या करेगी, अपने जल को अपने मार्ग से ऊपर होकर के बहने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। और हर वर्ष कोसी नदी बिहार में बाढ़ अवश्य ही लाती है। ठीक है, तो ये जो कोसी नदी है ये भागलपुर के पास कहाँ पर, भागलपुर के पास इसमें आकर के मिलती है। कोसी के बाद दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा, कौन सी, महानंदा नदी कहां से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके किसमें आकर के मिलती है, मालदा के पास। कहां पर, मालदा के पास गंगा में आकर के मिलती है। अब यहीं पर रुक जाओ, ये तो हो गई पूरी की पूरी आपकी बाएं तट की मुख्य नदियां। कहाँ की, बाएं तट की। अभी इधर की और बची है, दाएं तट की और बची है। देखो, केन के मिलने के बाद, केन तो मिल गई, ये तो यमुना तक की हो गई। इसके अलावा इसके जो आपकी गंगा नदी है इसके भी दाएं तट से कई नदियां इसमें आकर के मिलती है, जैसे कि एक मिलेगी आपको टोन्स नदी। ये जो टोन्स नदी है ये आपको, ये जो टोन्स नदी है, ये टोन्स नदी ये कहां से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के सतना से। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के सतना से टोन्स नदी गंगा में आकर के मिलती है इसके बाएं तट की। ठीक है, इसके बाद टोन्स के बाद आपके निकलती है एक बिहार की कैमूर श्रेणी से, आपने नाम सुना होगा कर्मनाशा नदी का। बिहार निकलती तो बिहार के कैमूर श्रेणी से है, बिहार
कैमूर श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी कहां से निकल रही है? बिहार की कैमूर श्रेणी से निकल रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बहती है, यानी इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद पुनः ये कहां प्रवेश कर जाती है? बिहार में। और बिहार में दानापुर के पास किसमें आके संगम कर लेती है? गंगा नदी में। कर्मनाशा के बाद इसके दक्षिणी भाग यानी अमरकंटक की पहाड़ी से, कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से इसमें आकर के मिलती है दक्षिण की ओर से दानापुर के पास ही कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से इसमें आकर के मिल जाती है कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के बाद गंगा में जैसी और सहायक है, एक है आपकी पुनपुन, ठीक है, एक है आपकी फोगालू, पुनपुन, फोगालू, अजय। ये सब जो नदियां हैं ये किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। हाँ, मैप भेज दूंगी, निश्चिंत रहो, है ना, मैं मैप जरूर भेजूंगी। ठीक है, मैप जरूर भेजूंगी, है ना। इतनी बात हो गई। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके बाद अब जितनी भी मुख्य सहायक नदियां हैं, जितनी आपसे पूछी जा सकती है उतनी लगभग पूरी यहाँ पर क्या हो गई है? आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रही हूँ। देखो, गंगा नदी दो धाराओं में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी नाम की। भागीरथी धारा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जबकि अलकनंदा धारा संतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा के उद्गम पर बद्रीनाथ का मंदिर है। ठीक, जब अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से पहले अलकनंदा में कई सहायक नदियां आकर के मिलती है। जैसे कौन कौन सी? धौली गंगा मिलेगी आकर के तो क्या बनाएगी? धौली गंगा जब आकर के मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनाएगी। नंदाकिनी आकर के मिलेगी तो नंद प्रयाग। पिंडार आकर के मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी आकर के मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। और जब भागीरथी और गंगा दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? देव प्रयाग बन जाएगा। ठीक, देव प्रयाग बन गया, दोनों ने संगम कर ली। उसके बाद इसको ऋषिकेश शहर मिलेगा। फिर हरिद्वार के पास से ही ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी? मैदानी भागों में प्रवेश करते ही यूपी का एक जिला मिलेगा जो जिसका नाम क्या है? सहारनपुर के बाद हिमालयी क्षेत्रों से यानी कुमाऊं हिमालय से रामगंगा नदी किसमें आकर के मिलती है? गंगा नदी में। कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के पास। कन्नौज में रामगंगा मिलने के बाद इसके दाएं तट से यमुना नदी आ रही होती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री, बंदरपूछ हिमानी। इसके जब ये चल रही होती तो इसके तट पर दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बांदा जैसे शहर अवस्थित है। इस नदी में दक्षिण की ओर से यानी मध्य प्रदेश से इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसको किस नाम से जानते हो? चंबल के नाम से। चंबल की कई सहायक नदियां जैसे बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, चंबल इन सभी नदियों का जल लेके इटावा के पास उत्तर प्रदेश में किससे संगम करती है? यमुना नदी से। ठीक, आगे बढ़ोगे तो मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से ही सिंध नदी आकर के मिल जाती है यमुना में। सिंध के बाद रायसेन विंध्य पहाड़ियों से बेतवा नदी आकर के मिलती है हमीरपुर में। बेतवा की एक मुख्य सहायक नदी है धसान। ठीक, उसके बाद कटनी के विंध्याचल पहाड़ी से एक नदी, क्या नाम है? केन नदी आकर के मिलती है यमुना नदी में। किसके? कहां पर? बांदा में। ठीक है, बेतवा केन लिंक परियोजना का भी निर्माण किया गया है इन दोनों नदियों के समानांतर होने के कारण। ठीक है, अब ये निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, सरकारों के बीच आपस में संबंध बन गए हैं, कार्य चल रहा है। तो अब इसका जो भी प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ठीक, आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे इसके बाएं तट से वरुणा नदी बनारस में आकर के मिल रही है। किससे? गंगा से। उसके बाद गोमती नदी पीलीभीत जिला फुल्लर झील से आकर के मिल रही है। लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे इसके तट पर अवस्थित दो मुख्य शहर है और ये गाजीपुर में आकर गंगा से क्या करती है? संगम करती है। फिर आगे बढ़ोगे तो घाघरा जो नदी है वो किसमें आएगी? वो कहाँ आएगी? वो भी गंगा में मिलने आएगी। घाघरा नदी मुख्यतः तीन धाराओं के मिलने से बनती है। एक निकलती है सरयू की धारा, जो सरयू की धारा है इसी को घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। सरयू और शारदा आपस में संगम करती है बहराइच के पास। और इसके बाद एक राप्ती नदी है जिसके तट पर गोरखपुर अवस्थित है और ये राप्ती और घाघरा का संगम होता है देवरिया के पास। ये आकर के मिलती है सोनपुर में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो गंडक नदी है जो नेपाल से आती है। चंपारण शहर जो है इसके तट पर अवस्थित है और सोनपुर के पास ही किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में।
उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये भी नेपाल से ही आती है, खगड़िया जिले में आकर के बिहार में किससे मिल जाती है, गंगा से। उसके बाद कोसी अनेक धाराओं में, मुख्य तौर पर 7 धाराओं में आती है और भागलपुर के पास किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी, जो कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कहलाती है, कहां से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, निकल के आई और मालदा के पास आकर के किसमें संगम कर लेती है, गंगा नदी में। ठीक, इसके बाद इसके दक्षिण से भी आप देख रहे हैं, जैसे टोंस नदी आकर के किसमें मिली, गंगा। कर्मनाशा बिहार से निकल रही है, कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में बह रहा है, उसके बाद कहाँ मिल जा रही है, दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जा रही है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा पुनपुन, फुगालू, अजय, ये सारी जो नदियां हैं किसकी सहायक है, गंगा की ही सहायक है। अन्य कई छोटी छोटी नदियां भी है और जो उसमें मिलती है, लेकिन मुख्य नदी इतनी है जितनी परीक्षा के संदर्भ में आपसे चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अब जितनी मिलनी थी मिल गई। इसके बाद जो गंगा नदी है, इसकी पश्चिम बंगाल में क्या बनेगी, 2 धाराएं बनेगी। पश्चिम बंगाल में इसकी 2 धाराएं कटेगी, 2 धाराओं में विभाजित होगी। एक धारा इसकी कहलाएगी हुगली और एक धारा इसकी क्या कहलाएगी, भागीरथी। भागीरथी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यह 2 धाराओं में बट जाती है। इसकी एक धारा कहलाती है हुगली और एक धारा क्या कहलाती है, भागीरथी। भागीरथी की धारा लेकर जब ये कहाँ प्रवेश करती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में जब तक इससे आगे ब्रह्मपुत्र नहीं मिलती तब तक ये भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है। जैसे ही इसके दूसरी ओर से आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना के नाम से जानी जाने लगती है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इस भागीरथी की धारा में आकर के मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और पद्मा नाम से ही आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इसके बाएं तट से ही इसमें मेघना नदी आकर के मिलती है और जब मेघना नदी इसमें आकर के मिलती है तो ये मेघना के ही नाम से बंगाल की खाड़ी में अनेक वितरिकाओं में बटकर अपना क्या गिरा देती है, जल गिरा देती है। ठीक है, इसकी जो दूसरी धारा थी हुगली, इस हुगली की मुख्य सहायक नदी है एक दामोदर, जो आपके छोटा नागपुर पठार के पास से आकर के किसमें मिलती है, दामोदर हुगली नदी में मिलती है। और हुगली नदी भारत में किसके समानांतर, भागीरथी की धारा के समानांतर ही बहती है। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद मेघना यानी कि पद्मा और हुगली के बीच, जब तक ये पद्मा और हुगली या कहे मेघना और हुगली के बीच ही यहाँ पर क्या अवस्थित है आपका, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा आपको कहां पर मिलेगा, तो मेघना डेल्टा है ना, मेघना और हुगली नदी के बीच सुंदरवन डेल्टा का क्या होता है, निर्माण। उसके बाद ये मेघना नदी आगे जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना क्या गिरा देती है, जल गिरा देती है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना क्या गिरा देती है, तो जल गिरा देती है। बात समझ में आई, इतना क्लियर है, बताओ। गंगा नदी तंत्र पूरा क्लियर है क्या, बताइएगा।